हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मेरा नाम अफराज़ अहमद है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी लेक्चर सीरीज़ के अंदर। कल हमने अपना फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने बेसिक टर्म्स की बात की थी। वो वेव क्या होती है और वेव के अंदर मीडियम के क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो हमने पढ़े थे। फिर टाइप्स ऑफ वेव की हमने बात की थी जिसमें हमने मैकेनिकल वेव की बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की थी और लॉन्गिट्यूडनल वेव हमने पढ़ी थी और सॉरी ट्रांसवर्स वेव पढ़ी थी। आज हम अपना जो नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक्चुअल में स्टूडेंट ये जो दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है आप कह सकते हो ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की वजह से होता है। सिंपल मैकेनिकल वेव्स की ये टाइप्स हैं, आगे भी हम देखेंगे वो मैकेनिकल वेव्स की भी टाइप्स हैं हमारे पास। बट इसको मैं नंबर फोर्थ देने जा रहा हूँ, आपने तो बस ध्यान रखना है ये हमारा जो है नंबर फोर्थ वाली वेव होगी। ओके, दिस इज नंबर फोर्थ। अब स्टार्ट करते हैं हम। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं स्टूडेंट? लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, ऐसी वेव जिसके अंदर जो पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है वो होती है टूवर्ड्स द प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं वो किस डायरेक्शन में करते हैं, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल करके जा रही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है इस तरीके से। अब इसके जो पार्टिकल हैं वो किस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, इस तरीके से इधर भी जाएंगे और इधर भी मूव करेंगे, यानी इस डायरेक्शन में। और वेव जब इस स्प्रिंग को अब हिलाओगे, जब यहाँ से आप इसको हिलाओगे तो ये हिलना हिलना स्टार्ट करेगा, हिलकर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। यानी पार्टिकल जो आपकी वेव बनेगी वो वेव जाएगी इस डायरेक्शन में। ये है आपकी वेव की डायरेक्शन। और जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन जो मोशन की है दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम इस वेव को क्या कहते हैं, यह है लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि ऐसी वेव जिस वेव के अंदर पार्टिकल और वेव दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, सेम होती है। यानी पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में करते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल करके जा रही होती है। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट क्या बनेगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव आर दोज वेव्स इन विच पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो डेफिनेशन हम राइट लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। क्या डेफिनेशन इसकी बनेगी? ये हम किस वेव की बात कर रहे हैं स्टूडेंट? ये हम कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी होती हैं और ट्रांसवर्स सॉरी स्टैंडिंग वेव कौन सी होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इस वेव के अंदर क्या होता है, पार्टिकल जो हैं वाइब्रेट, जो पार्टिकल वाइब्रेट होंगे वो क्या होंगे, पार्टिकल वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन का मीनिंग क्या होता है, ट्रैवल करना, प्रोपोगेट करना। प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ओके, यहाँ तो आपको समझ में आ गया ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव्स होती हैं। ऐसी वेव्स जिसके अंदर जो पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा होता है। अब चलते हैं हम, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इट इज़, या हम कह सकते हैं ये ट्रैवल किस फॉर्म में करती हैं, इट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ओके, रेयरफेक्शन आप समझते हैं कंप्रेशन किसे कहते हैं और रेयरफेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है जी, इट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब हम देखते हैं कंप्रेशन क्या होता है और कंप्रेशन किस टाइम बनता है। तो स्टूडेंट, जब
पार्टिकल जो है वाइब्रेट, अब ये तो हमें पता है पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, ये तो दोनों केसेस में है, ट्रांसवर्स में भी है और कंप्रेशन में भी है। जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो कहाँ पर होती है, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर। मीन पोजीशन मैंने आपको बताया था, जहाँ से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है उसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। जब पार्टिकल सारे के सारे टूवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करेंगे तो हमारे पास जो रीजन फॉर्म्ड होगा उसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड रीजन। क्या कौन सा रीजन फॉर्म्ड होता है, हम क्या बोलेंगे, when particles moves या towards moves or vibrate, moves or vibrate towards the mean position, mean position। क्या हुआ, जब सारे के सारे पार्टिकल वाइब्रेट करें या मूव करें टूवर्ड्स द मीन पोजीशन तो क्या होगा, अ रीजन इज़ फॉर्म्ड, एक रीजन हमारे पास बन जाता है, अ रीजन इज़ फॉर्म्ड नोन एज कंप्रेस्ड रीजन। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड रीजन। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, घनापन, जहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, जैसे डेंस हम बोलते हैं तो उसी से कंप्रेस्ड भी निकला, ठीक है। अ रीजन इज फॉर्म्ड नोन एज कंप्रेस्ड रीजन, एक कंप्रेस्ड रीजन फॉर्म्ड हो जाता है उस जगह पर। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन हो जाना। एंड अ प्रोसेस इज नोन एज कंप्रेशन, नोन एज कंप्रेशन। ओके, गॉट इट। ऐसा रीजन जहाँ पर जो पार्टिकल हैं मूव करें अगर टूवर्ड्स द मेन पोजीशन तो उस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड रीजन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्रेशन हो जाना। ओके, अब स्टूडेंट कंप्रेशन क्या होती है एक्चुअल में, जब पार्टिकल देखो सारे के सारे पार्टिकल जब एक जगह इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर कितनी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर सारे के सारे दूर चले जाएं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इनमें जब सारे पार्टिकल एक जगह जमा होने की कोशिश करते हैं तो हमारा रीजन कंप्रेस्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब दूसरा था रेयरफेक्शन क्या होता है, तो रेयरफेक्शन इसका उल्टा है। रेयरफेक्शन कब फॉर्म्ड हमारे पास होता है, जब पार्टिकल अवे मूव करें यानी वाइब्रेट करें अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, उस वक्त हम कहते हैं हमारे पास क्या हो गया। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, व्हेन पार्टिकल वाइब्रेट, व्हेन पार्टिकल वाइब्रेट अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, या मूव करते हैं अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। ओके, तो हमारे पास जो रीजन बनता है उसे रेयर फील्ड कहते हैं, ठीक है जी। अ रेयर फील्ड, रेयर फीड बनता है जी, रेयर फीड रीजन इज फॉर्म्ड, रेयर फीड रीजन इज फॉर्म्ड, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंड प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, नोन एज रेयरफेक्शन। ओके, अब मैं आपको फिगर से बताता हूँ कि किस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है। एग्जांपल है, देखो एक स्प्रिंग है, मैंने इस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा लाइट हो गया। जस्ट अ मिनट वेट, दोबारा बनाता हूँ मैं इसको। स्टूडेंट इस तरीके से देखो, अब मुझे बताइए यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हमारे पास कंप्रेशन हो रही है, कहाँ कहाँ पर हमारे पास रेयरफेक्शन हो रही है। तो ज़रा ध्यान से देखना, मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक एक रीजन बना, यहाँ से यहाँ तक अलग रीजन है, यहाँ से यहाँ तक अलग रीजन, और यहाँ से यहाँ तक अलग रीजन फॉर्म्ड हो गया। अब ये जो रीजन बना, इस रीजन को हम कहते हैं ये है हमारे पास रेयरफेक्शन।
रेयरफेक्शन हो गया। ये वाला जो रीजन बना, इस रीजन को हम कहते हैं ये क्या है, कंप्रेशन, यानी कंप्रेस्ड रीजन है हमारे पास। यहाँ पर क्या हो रही है हमारे पास, कंप्रेशन हो रही है। जस्ट अ मिनट वेट। कंप्रेशन हो रही है, ओके, ये वाला रीजन। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन हमने ख़त्म की है ट्रांसवर्स वेव की और लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। अब हम चलते हैं प्रोग्रेसिव वेव किसे कहते हैं और स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव किसे कहते हैं। ठीक है जी, चलते हैं हम उसकी तरफ। अब नेक्स्ट फिर है हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव। पहली बात आपने प्रोग्रेसिव वेव की ये याद रखनी है, इसमें जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं। सिंपल सी बात में अगर आपको कहूँ कि पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट हम नहीं कहते, हम कहते हैं पार्टिकल मूव करते हैं। पार्टिकल्स मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। पहली बात आपने याद रखनी है, इसके अंदर पार्टिकल मूव करते हैं, लेकिन किधर मूव करके रहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक पॉइंट के ऊपर नहीं रहते, मूव करते हैं, मूव करते हैं पार्टिकल। सेकंड पार्ट आपने याद रखनी, इस केस के अंदर जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज नहीं होता, तो हम लिखेंगे क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। इस केस में प्रोग्रेसिव वेव के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है पार्टिकल का वो क्या रहता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल क्या रहता है, इज कांस्टेंट। दो बातें समझ में आ गई प्रोग्रेसिव वेव की। लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें प्रोग्रेसिव वेव में, प्रोग्रेसिव वे में जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एनर्जी यहाँ पर ट्रांसमिट करती है, लेकिन जिस डायरेक्शन में पार्टिकल के उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एनर्जी भी ट्रांसमिटेड होती है, या हम कहते हैं जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव की है उसी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसमिटेड होती है। तो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र करती है इसमें, और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट अब हम स्टेशनरी वेव्स की तरफ। नंबर लास्ट आई थिंक फोर्थ सिक्स्थ नंबर होगी ये डेफिनेशन हमारी। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं और स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं। स्टेशनरी वेव्स, अब मैं आपको बता दूं ये कैसे बनती हैं। देखो, जब दो वेव्स जिनका सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है जी, और सेम स्पीड के साथ मूव कर रही हूँ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जब ऐसी वेव्स इंटरफेयर करती हैं ना आपस में, उस वक्त हमारे पास स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब स्टेशनरी वेव्स के अंदर हम पढ़ेंगे बाद में, इसके अंदर हमारे पास कुछ हाई एम्पलीट्यूड के रीजन आ जाते हैं, कुछ लो एम्पलीट्यूड के रीजन हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट स्टेशनरी वेव्स मैंने बता दी कैसे फॉर्म होती हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी सिंपल आपने इतना बात याद रखनी है, इसके अंदर पार्टिकल नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल डज नॉट मूव, सिंपल सी बात है, पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल डज नॉट मूव, ओके। इट रिमेन कांस्टेंट, इट रिमेन कांस्टेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मूव नहीं करते, किधर मूव नहीं करते, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते, लेकिन अपनी पोजीशन पर मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं ये।
तो मूव नहीं करते, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पर मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं। ये मतलब नहीं कि पार्टिकल मूव नहीं करते, मूव तो हैं बट नॉन ट्रांसफरेबल है। सिंपल सी बात, हम नॉन ट्रांसफरेबल हैं, बट इट गोज़ टू इट गोज़ टू मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम भी होते हैं, मिनिमम भी होते हैं, या मैं लिखता हूँ इट फॉर्म्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, या इट गोज़ टू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है जी, सॉरी वैल्यूज़ हम नहीं लिख सकते, हम सिंपल इतना लिखेंगे कि इट गोज़ टू मैक्सिमम एंड मिनिमा। इसमें मैक्सिमम भी बनता है और मिनिमम भी हमारे पास बनता है। ओके स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे स्टेशनरी वेव की। स्टेशनरी वेव की बात हो रही थी। कलर को चेंज कर लेते हैं बिकॉज ये कलर हमें नज़र नहीं आ रहा। स्टेशनरी वेव के मैंने बात की थी कि दो पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। एक तो ये पॉइंट कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। दूसरा पार्ट मैंने ये कहा कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता। अब अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता तो स्टूडेंट कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ एम्पलीट्यूड स्ट्रांग होगा, तो वो रीजन जहाँ एम्पलीट्यूड स्ट्रांग होता है उस रीजन को बोलते हैं एंटी नोड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंटी नोड बोलते हैं। और वो जगह जहाँ पर रीजन एम्पलीट्यूड वीक होगा या हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसको बोल देते हैं नोड। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। अब स्टूडेंट, इसके अंदर जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। सिंपल सी बात है, जो एनर्जी है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती। एनर्जी कन्फाइंड रहती है। क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है, कन्फाइंड रहती है। किसमें? कन्फाइंड एनर्जी। सिंपल सी बात अपनी क्या याद रखनी है, इसमें एनर्जी क्या होती है? कन्फाइंड होती है। अब स्टूडेंट और भी बड़ी टाइप्स हैं वेव के, आप वो देखते रहिए। इंपॉर्टेंट जो थी मैंने बता दिया। हम चलते हैं और दो इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक की तरफ, प्लेन और स्फेरिकल वेव्स क्या होती हैं। क्लास 12th के अंदर अगर आपको याद हो तो जिसमें हम वेव को स्टार्ट करते हैं वहाँ पर हम वेव फ्रंट्स की बात करते थे, वहाँ पर आपको याद होगा। तो मैं प्लेन और स्फेरिकल वेव पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट सोर्स है स्टूडेंट हमारे पास। अब मुझे बताइए, अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इसने इस डायरेक्शन में वेव भेजनी है, इस डायरेक्शन में भेजनी है, इस डायरेक्शन में भेजनी है, इस डायरेक्शन में भेजनी है, हर डायरेक्शन में क्या जाएगी? वेव ट्रैवल करके जाएगी। अब ये जो वेव की शेप बनेगी ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल वेव की शेप बनती चली जाएगी, यानी स्फेयर जैसे ये वेव्स क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अब स्फेरिकल वेव कहते किसे हैं? ये तो स्फेरिकल फॉर्म है, लेकिन स्फेरिकल वेव के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया है। वो स्पेशल क्राइटेरिया क्या कहता है कि स्फेरिकल वेव, कौन सी वेव को हम स्फेरिकल वेव कहते हैं? तो स्फेरिकल वेव कौन सी होती है? जिसमें क्या हो, हमारे पास ऐसा मीडियम से वेव क्रिएट हो या उस वेव के अंदर ऐसा मीडियम हो जो होमोजेनियस भी हो और आइसोट्रोपिक भी हो। ह्यूमोजीनियस भी हो और क्या हो? आइसोट्रोपिक भी हो। अब ह्यूमोजीनियस का क्या मतलब और आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है? देखो, ह्यूमोजीनियस का मतलब यहाँ पर ये होगा कि हर पॉइंट के ऊपर एक जैसी प्रॉपर्टी शो करे। ठीक है ना? हम क्या बोलेंगे? सेम प्रॉपर्टी एट एवरी पॉइंट। ओके, एट एवरी, हर पॉइंट के ऊपर एक जैसी प्रॉपर्टी शो करे तो हम कहते हैं ये है होमोजीनियस मीडियम। और आइसोट्रोपिक कौन सा मीडियम हो जाएगा? आइसोट्रोपिक मीडियम क्या हो जाएगा? सेम प्रॉपर्टी शो करे, सेम प्रॉपर्टी शो करे इन ऑल डायरेक्शन के अंदर। हर एक डायरेक्शन के अंदर एक जैसी प्रॉपर्टी अगर शो करता है तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास क्या है? आइसोट्रोपिक मीडियम है। और अगर हर पॉइंट के ऊपर एक जैसी प्रॉपर्टी शो करे तो हम क्या कहेंगे? ये होमोजीनियस मीडियम है हमारे पास। ओके, अब ऐसा मीडियम जो होमोजीनियस भी हो और क्या हो? आइसोट्रोपिक भी हो, इस मीडियम के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है वो ऑलवेज क्या होती है? 90 डिग्री टू द एंगल ऑफ वेव फ्रंट हमारे पास स्टूडेंट होती है। ठीक है जी, अब हम क्या बात करेंगे? हम क्या बात बोल रहे हैं कि ऐसा मीडियम जो होमोजेनियस भी हो और आइसोट्रोपिक भी हो, ऐसे मीडियम के अंदर जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ जो वेव होगी वो क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ
प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो होगी वो होगी इज राइट एंगल, ओके, इज राइट एंगल होगी टू द वेव फ्रंट के ऊपर, ठीक है जी। टू द वेव फ्रंट, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं, ये है हमारे पास स्फेरिकल वेव। अब इसमें कंडीशन क्या है, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी कि मीडियम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम। तो ऐसी वेव्स को हमने क्या नाम दिया, सच वेव और कॉल्ड, क्या कहते हैं ऐसी वेव को, स्फेरिकल वेव कहते हैं। और स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होते हैं, ऐसा वेव फ्रंट जो एक पॉइंट सोर्स जनरेट करता हो तो उसको स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अब स्टूडेंट मैथमेटिकली इन स्फेरिकल वेव्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, साई दिस इज इक्वल टू, ये साई वेव फंक्शन होता है स्टूडेंट, आपने याद रखना है। ए एम्पलीट्यूड होगा, आर डिस्टेंस है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा, आयोटा के होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, माइनस क्या है ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। अब ये है हमारे पास क्या, जर्नल फॉर्म। अब स्टूडेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी स्फेरिकल वेव को, तो मैंने पहले भी आपको बताया, अगर ही हमारा पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से ऐसे भी वेव्स निकलेंगी, यानी हर डायरेक्शन में वेव जा रही हैं, ठीक है जी, ऐसे वेव जा रही हैं। ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और ये डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है किस चीज़ के ऊपर, ये जो वेव फ्रंट हैं इनके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ये हमारा पॉइंट सोर्स, और ये जो वेव्स हमारे पास बन के जा रही हैं ये वाली, इन वेव्स को हम क्या कहेंगे, ये हैं स्फेरिकल वेव, ओके। अच्छे समझ में आ गया स्फेरिकल वेव क्या होती हैं। अब चलते हैं हम प्लेन वेव्स के ऊपर, प्लेन वेव फ्रंट किसे कहते हैं और प्लेन वेव्स क्या होती हैं। प्लेन वेव्स, अब स्टूडेंट जो प्लेन वेव फ्रंट की वजह से वेव जनरेट होती है उन्हीं को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या हैं, प्लेन वेव्स हैं। अब प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, इसके दो तरीके हैं, या तो आपका जो सोर्स है वो होना चाहिए सिलेंड्रिकल शेप में, अगर हो जाएगा, अगर सिलेंड्रिकल शेप में हुआ तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। या हम कहते हैं जो पॉइंट सोर्स है यहाँ से अगर हम ज़्यादा दूर की बात करें, यानी लार्ज डिस्टेंस की बात करें, लार्जर डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो यही जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है एट लार्जर डिस्टेंस के ऊपर जाके कैसे बन जाएंगे, हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट जैसे बन जाते हैं। ये हैं प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास, ठीक है। ये कौन से वेव फ्रंट है हमारे पास, प्लेन वेव फ्रंट है हमारे पास, ठीक है जी। प्लेन वेव फ्रंट ये बन गए हमारे पास आकर। अब यही जो प्लेन वेव फ्रंट है, ये जो वेव जनरेट करते हैं उस वेव को हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, प्लेन वेव्स हैं। वेव्स प्रोड्यूस बाय प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट इज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, प्लेन वेव्स हैं स्टूडेंट, ओके। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट, और ये जा रही है हमारी प्लेन वेव, ये है प्लेन वेव और ये है प्लेन वेव फ्रंट, ओके।
अब मैथमेटिकली हम इस वेव को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या लिखेंगे, साई जो है बराबर होगा ए एम्पलीट्यूड ई एक्सपोनेंट फंक्शन आई आयोटा, के क्या मैंने बताया प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, और डिस्टेंस है माइनस ओमेगा टी। तो ओमेगा मैंने बताया आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट ये जो प्लेन वेव फ्रंट होते हैं इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फेज़ कांस्टेंट होता है। फेज़ एक एंगल होता है, एंगल का डिफरेंस होता है। ओके, फेज़ क्या है, एक एंगल का डिफरेंस है हमारे पास। और एक होता है पाथ, पाथ होता है कितना, पाथ होता है रास्ता, और फेज़ होता है एंगल। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है यहाँ तक। स्टूडेंट आज हम यहीं तक अपना लेक्चर को रखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से सारे डाउट क्लियर होंगे क्योंकि अभी बेसिक ही हम डिस्कस कर रहे हैं। कल आप इस यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की हम बात करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक दीजिए इजाज़त, अच्छे से पढ़िए। ओके, मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके, थैंक यू।